नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार वॉइस एमपी की टीम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाती आई है। अगर बात की जाए तो इस तरीके से सीपीएस पद्धति को लेकर और पोस्ता दाना के आयात को लेकर हम लगातार आवाज़ उठाते आए हैं किसानों के पक्ष में। वहीं अगर बात की जाए तो इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पोस्ता दाना आयात को लेकर सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अगर बात की जाए तो किस तरीके से पोस्ता दाना आयात किया जाएगा, साथ ही अगर बात की जाए सीपीएस पद्धति को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। मुस्तफा जी, सबसे पहले बात किया है तो पोस्ता दाना को लेकर क्या बड़ी खबर है? नवीन, पोस्ता दाना को लेकर जो बड़ी खबर दिल्ली से हमारे पास आ रही है उस पर बात करने से पहले मैं जो तमाम लोग इस समय वॉइस ऑफ एमपी के चैनल से जुड़े हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और ख़बरों के लिए आप डिजियाना केबल नेटवर्क के 122 नंबर चैनल पर भी आप अपनी खबरें देख सकते हैं। दूसरा ये है कि वॉइस ऑफ एमपी लगातार किसानों और अफीम किसानों के हक़ की आवाज़ उठाता रहा है। किसान चाहे प्याज का हो, लहसुन का हो, गेहूं का हो या अफीम का हो। और जैसा हम लगातार पिछले 3-4 वर्षों से हम एक बात बार बार कह रहे हैं कि एक समय था जब अफीम नीति घोषित होती थी तो मालवा मेवाड़ के अंदर उत्सव होता था, लेकिन धीरे धीरे अब स्थितियाँ ये बन गई है कि जब अफीम नीति आती है मालवा मेवाड़ में क्लेश आता है। अफीम नीति जब आती है तब दीपावली के नज़दीक का समय होता है और ये कहा जाता है कि जो अफीम का पौधा है वो दीपावली का दिया देखे, उसे एक खुशी का प्रतीक माना जाता है। और लुइनी चिरनी की शुरुआत भी आपको पता है कि माँ कालका की पूजा के बाद की जाती है। इसका अपना एक धार्मिक महत्व भी है और इसका एक खुशहाली के प्रतीक भी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 4 साल से अफीम नीति की घोषणा के साथ ही अफीम उत्पादक मालवा मेवाड़ के अंदर क्लेशेस पैदा हो जाते हैं। आप देखिए, अभी सीपीएस का एक बड़ा तनाव था जो 10,000 पट्टे मालवा मेवाड़ में सीपीएस पद्धति में दिए गए थे, उसको लेकर काफ़ी सिस्टम में चेंज हुआ और लगातार किसानों को तनाव था, परेशानी थी कि आखिर वो जो डोडा है जो अफीम से भरा हुआ है, जो खेत में खड़ा है, उस डोडे का वो क्या करेंगे, उसकी रखवाली कैसे करेंगे, अगर वो लूट लिया गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा। लेकिन बेहद ही सूझबूझ से केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने, और ख़ास तौर पे यदि बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश के डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर हैं, वो किसानों की पीड़ा को बहुत गहराई से समझते हैं। और वॉइस ऑफ एमपी लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा था और वॉइस ऑफ एमपी ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि ये जो डोडे हैं जो अफीम से भरे हुए हैं, ये खेत में खड़े रहना मुश्किल काम है। और डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर ने इस पीड़ा को समझा और इस पे मिनिस्ट्री ने भी तत्काल एक्शन लिया और पहले उन डोडों की तुड़ाई हुई जो सीपीएस पद्धति के अंदर थे, पहले उन फसल की हकाई हुई जिसको लेकर सरकार को 1,000 किसानों ने आवेदन दे रखे थे। और अब जो है अफीम का तोल होगा, वो प्रोसीजर सीपीएस के तोड़ने का अभी जारी है। 13 अप्रैल से सरकार अफीम का तोल शुरू करेगी मालवा मेवाड़ में। लेकिन अभी ये एक दिक्कत से किसान उभरा था और एक दूसरी दिक्कत किसान के सामने आके खड़ी हो गई। जो दिल्ली से इस समय बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है कि सरकार ने टर्की और चाइना से पोस्ते के आयात को हरी झंडी दे दी। 17,500 मेट्रिक टन पोस्ता टर्की से और 7,700 मेट्रिक टन पोस्ता चाइना से। सरकार ने अपनी जो अधिकृत वेबसाइट है उस पर जो आदेश जारी किया है उसमें लिखा है कि चाइना से 7,700 मेट्रिक टन पोस्ते को हरी झंडी दी गई है। भारतीय जो फर्में हैं जो चाइना से पोस्ता लेना चाहती है वो उनके साथ जो तय शर्तें हैं उसमें अनुबंध कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ 17,500 मेट्रिक टन पोस्ता टर्की से आ रहा है। टर्की से ऑलमोस्ट भारत में 18,000 मेट्रिक टन पोस्ता आता है। तो ये जो दरवाजे खुले, ये जो आयात को लेकर आज बड़ी खबर आ रही है, ये खबर भारतीय अफीम किसानों के लिए एक दुखदाई खबर हो सकती है। क्योंकि आपने देखा था कि जब टर्की के आयात रुका था तो भारत में भारतीय पोस्ते के दाम 2 लाख रुपए क्विंटल तक हो गए थे, जबकि जो किसान 50 साल से अफीम की खेती कर रहा था उसको कभी भी 50,000 रुपये क्विंटल से ज़्यादा का भाव नहीं मिला था। लेकिन जब ये आयात रुका तो 2 लाख तक भाव पहुँचे, किसानों में भारी खुशी थी। लेकिन जो आयात के दरवाजे अभी केंद्र की मोदी सरकार ने खोले हैं, निश्चित तौर पे किसानों के लिए ये खबर दुखदाई हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे
जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े पैमाने पे विदेशी पोस्ता भारत की धरती पर आएगा तो भारतीय पोस्ते का दाम बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि जो खबरें हमारे पास है टर्की और चाइना का पोस्ता 200-250 रुपये किलो यानी 25,000 रुपये क्विंटल के करीब जो है वो भारत में आता है। तो अब एक नया क्लेश किसानों के लिए पैदा हो गया है, एक नई समस्या किसानों के लिए पैदा हो गई है और एक नई चीज़ को अब किसान फेस करेंगे। चूँकि जैसा आपने देखा कि सीपीएस को लेकर भी विरोध किसानों में था और उसको लेकर नाराज़गी थी, किसान आंदोलन करते रहे, दिल्ली गए, ज्ञापन दिया, घेराव किया, मांग मानने के लिए अपीलें करते रहे, सरकार के आगे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सीपीएस पद्धति से सरकार ने अपने पाँव पीछे नहीं खींचे। तो अब इस स्थिति में एक नई चीज़ और किसानों के लिए निकल कर सामने आ रही है। नवीन मुस्तफा जी, क्या माना जाए सीपीएस पद्धति के लिए जो लागू की गई थी उसके चलते जो पैदावार कम हुई है उससे जुड़ा हुआ इसको देखा जा सकता है जिस तरीके से आयात किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे भारत में पोस्ते की भारी खपत है। दूसरा, भारत से गल्फ़ कंट्रीज़ को भी पोस्ता जो है निर्यात होता है और भी कई कारण है। भारत दुनिया में पोस्ते का सबसे ज़्यादा खपत वाला देश है। यहाँ पर कई राज्यों में पोस्ते के बिना कोई सब्ज़ी नहीं बनती और सीपीएस में जो 10,000 पट्टे दिए गए हैं उसमें भी अंदेशा है कि पोस्ते की उत्पादन उतना नहीं होगा जितना जो चीरा पद्धति से होता है, ऐसा किसानों का कहना है। वो किसानों की माहिती के अनुसार, चूँकि जब डोडा फोड़ दिया जाता है, बिखेर दिया जाता है, तो उसके अंदर आखिरी दाना तक किसान पोस्ते का निकाल लेता है। इसमें डोडे को चूरा नहीं करना है, डोडे के माथे में छेद करना है। अब उसको हिला करके जितना दाना निकल सकता होगा निकाल लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये अंदेशा तो अपनी जगह है ही। और दूसरा ये है कि चूँकि टर्की से ऑलरेडी भारत इतना पोस्ता आयात करता रहा है, 18,000 मेट्रिक टन हर साल आता है, तो इस बार भी वो दरवाजे खोल दिए हैं 18,000 मेट्रिक टन, 17,500 मेट्रिक टन के। तो कहीं ना कहीं पोस्ते की पैदावार कम है, इसीलिए विदेश से आयात किया जा रहा है। लेकिन इसका सीधा प्रभाव भारतीय किसानों के भाव पे पड़ेगा। या तो जब भारतीय किसानों का पोस्ता उसके घर से निकल के मंडियों में बिक जाता, जब भारतीय किसान अपना पोस्ता बेच चुका होता, उसके बाद आयात के दरवाजे सरकार को खोलने थे। चूँकि सरकार ने अभी भारतीय जो किसान हैं अफ़ीम के, वो अभी अपने पोस्ता दाना निकालने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका यदि पोस्ता दाना नहीं निकला है और उसके पहले आपने आयात के दरवाजे खोल दिए, तो वो पोस्ता जब बाज़ार में आएगा, उसी समय भारतीय पोस्ता बाज़ार में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत भारतीय किसानों को उतनी नहीं मिलेगी। लेकिन भारतीय किसानों का पोस्ता अगर पहले खपा दिया जाता तो जाहिर सी बात है कि उनको अच्छा मूल्य मिल सकता था। तो इसमें एक बड़ा पेंच है और एक बार फिर जो है इसमें किसान नुकसान उठा सकते हैं। नवीन, मेरा ये सोचना है जो अभी सिस्टम तय हो रहा है। नवीन मुस्तफा जी, एक खबर और निकल के सामने आ रही है कि सीपीएस पद्धति को लेकर प्राइवेट कंपनियों का टेंडर जारी कर दिया। क्या मानते हैं आप, कितना बड़ा नुकसान इस पर होता है? देखिए, जो तमाम दर्शक इस समय इस खबर को देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो तमाम बातें जो लगातार वॉइस ऑफ एमपी उठाता रहा, वो तमाम मुद्दे जिस पे वॉइस ऑफ एमपी सरकार को और किसानों को आगाह करता रहा, वो बातें अब सच होती दिखाई दे रही हैं। देखिए, सीपीएस की जब बात हो रही थी तब हमने सबसे पहले कहा था कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होगी। हमने कहा था सरकार के पास अरेंजमेंट नहीं है, सरकार के पास मशीनरी नहीं है, और वही बातें अब निकल के सामने आ रही है कि सरकार प्राइवेट कंपनी के टेंडर डला रही है। वो इस कैप्सूल से जो बाई प्रोडक्ट है, जो मार्फिन है, वो निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अति संवेदनशील मामला है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ये जब आप ये देखिए कि जैसे ही ये इस समय दुनिया के अंदर जो सिंथेटिक ड्रग्स का बड़ा ख़तरा इस समय है और बड़े पैमाने पर जो है वर्ल्ड जो है उस नशे की तरफ जा रहा है, तो एक तरफ सरकार नशे को रोकने की बात कर रही है, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि इसको मिनिमाइज़ किया जाए, इसके लीकेजिंग को रोका जाए। लेकिन ये पूरा सिस्टम अगर आपने उठाकर प्राइवेट कंपनी को दे दिया और एक ही जगह सारा डोडा आ गया,
और वहाँ से उस नशे की अगर लीकेजिंग हो गई तो उसको कैसे रोकोगे आप? किसानों के पास जो अफीम थी, किसान जो अफीम निकाल रहे थे, उसमें लीकेजिंग की, उसमें चोरी की पॉसिबिलिटी कम थी। और एक किसान के पास से कितनी अफीम होती, वो कितनी निकालेगा वो? लेकिन जब सैकड़ों क्विंटल अफीम एक कंपनी के पास होगी और वहाँ से यदि लीकेजिंग हो गई तो आप कल्पना कीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर नशा बाहर चला जाएगा। और जो एजेंसियां है, चाहे वो CBN हो, चाहे NCB हो या दूसरी जो एजेंसियां हैं, उन सब लोगों का जो हमारे पास खबरें हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड खबरें हैं, जिसके पास हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है, खबरें हैं कि सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो कतई इस फेवर में नहीं है कि इसका प्रोसेसिंग को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में सौंपा जाए। इस बारे में पूर्व भी वो सरकार को आगाह कर चुके हैं कि चूँकि ये एक संवेदनशील मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो इस सरकार के ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए, सरकार की निगरानी में होना चाहिए, सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि आप एक तरफ देखिए कि जब ओपियम अल्कलाइड प्लांट जो पूरी तरह CISF की सुरक्षा के अंदर है, वो सरकार का, भारत सरकार का उपक्रम है, वो वहाँ से ड्रग्स की लीकेजिंग की खबरें आम हैं। वहाँ पूर्व में कई इस तरह की चीज़ें सामने आ चुकी है, काफ़ी लोग जो है मार्फिन और अफीम के साथ पकड़े भी जा चुके हैं। तो जो CISF की सुरक्षा वाला संस्थान है, जो भारत सरकार का संस्थान है, जब वहाँ से अगर लीकेजिंग हो सकता है तो आपने इस नशे को किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दिया तो कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है। अगर वहाँ से लीकेज हो गया, वहाँ से मॉर्फिन बाहर चली गई तो क्या होगा? और एक कंपनी के हाथ में कितनी ताकत होगी कि वो इतने बड़े कारोबार को पूरा अपने हाथ में लेके बैठेगा। और सरकार, जैसा हमने बार बार कहा कि सरकार के पास अरेंजमेंट नहीं है, सरकार के पास मशीनरी नहीं है, सरकार के पास जो गाज़ीपुर और नीमच की फैक्ट्री, उसको एक्सपांशन करने के, रिनोवेशन करने की उसके पास पैसा नहीं है, तो CPS से बाय प्रोडक्ट निकालने का काम सरकार कैसे कर पाएगी? लेकिन आप ये देखिए कि वही चीज़ अब साकार होते दिख रही, वही चीज़ अब आंखों के सामने आती दिख रही। और जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये CPS के जो डोडे हैं, इसको प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाएगा, वो इसमें से बाय प्रोडक्ट निकालेंगे। तो निश्चित तौर पे सरकार का ये एक कदम पे विचार करना चाहिए। आप एक देखिए कि एक तरफ जहाँ पर इन चीज़ों को सरकार के कब्ज़े में करने की आवश्यकता है, सरकार के काइंड कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है, वहीं इसके उलट दूसरी तरफ ये चीज़ें प्राइवेट प्लेयर्स के पास जा रही है। आज आप बताइए, जैसे आज टर्की की आप ये यहाँ की अफ़गानिस्तान की आप बात कीजिए, वहाँ खुले हाथों में अफ़ीम की खेती है, किस तरह की वहाँ स्थितियाँ, क्या हालात है, सब किसी से छुपे नहीं है। किस तरह से उस नशे को औजार तालिबान ने बनाया, कैसे उसने पैसा हासिल किया और वो सरकार में बैठ गए। तो ये इसमें जो आकूत पैसा है, अगर वो चंद हाथों में चला जाता है तो वो बड़ा ख़तरनाक काम है। तो इसलिए ये जो कदम है सरकार का, ये मुश्किल भरा है। फिर उसमें ये कहा गया है कि फैक्ट्री के अंदर जो है वो ये फैक्ट्री की जो ताकत है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है, नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही, नई मशीनें नहीं लग रही। तो कहीं ना कहीं इसमें अफीम और उसके बाय प्रोडक्ट में अब प्राइवेटाइजेशन का प्रवेश शुरू हो गया है। मतलब धीरे धीरे जो अफीम का काम है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में जाता दिखाई दे रहा है, या यूँ कहा जाए इसको कि अब ये सारे काम को प्राइवेट प्लेयर्स अंजाम देंगे। आने वाले समय के अंदर इसका पूरी तरह निजीकरण हो जाएगा तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस बात को वॉइस ऑफ MP लगातार पिछले 3 साल से कहता आया है। लेकिन आप ये देखिए कि इस दिशा में कोई कारगर कदम जनप्रतिनिधि नहीं उठा पाए, कोई कारगर कदम इसमें किसान संगठन नहीं उठा पाए। उनकी आवाज़ तो आती है लेकिन नक्कार खाने में तूती। किसान संगठन बोलते हैं, मांगीलाल भिलोट, श्यामलाल जोगचंद, उमराव गुजर, तरुण भाईती और भी कई नेता है, मध्य प्रदेश राजस्थान के सोहनलाल आजना, लेकिन इनकी आवाज़ दिल्ली के नक्कार खाने में तूती साबित होती है।
उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता है, वो असर नहीं आता है कि सरकार उस चीज़ को, उस गंभीरता को समझे। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर एक अफीम की खेती में एक नया पेच फंसता दिख रहा है, और वो पेच इसके प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। धीरे धीरे हो सकता है कि सरकार ठेके पे खेती शुरू कर दे, जो प्राइवेट कंपनीज है वही किसान से खेती करवाए, वही डोडा ले ले, वही उसके बाई प्रोडक्ट निकाल दे, वही दवा कंपनी को बेच दे, काम ख़त्म। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। पर चूँकि ये नशे से जुड़ा मामला है तो अति संवेदनशील मामला है, और जो CBN के जिम्मेदार अधिकारी है, जो पुराने अधिकारी है, जो इस पूरे मामले को समझते हैं, वो इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं। तो अब ये देखना है कि ये जो नई बात आ रही है इसको लेके अब क्या स्टैंड किसान संगठनों का होता है, क्या स्टैंड जनप्रतिनिधियों का होता है, क्या वो अफीम की खेती को निजी हाथों में जाने से रोक पाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ये उनके अपने स्टैंड पे डिपेंड करता है। नवीन, बड़ा सवाल मुस्तफा जी, जिस तरह से आपने पूरा बताया अफीम की और CPS पद्धति को लेकर जिससे आपने बात कही, तो इसमें क्या माना जाए कि जिस तरीके से गाजीपुर नीमच फैक्ट्री में कई कर्मचारी काम करते हैं, क्या उनकी रोजी रोटी पे संकट खड़ा हो सकता है अगर प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया जाता? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि हमने ज़माना देखा है फैक्ट्री को लेके, फैक्ट्री में कर्मचारियों की जो संख्या है उसकी घटती को लेके, जो यहाँ कामरेड शैलेंद्र ठाकुर और तमाम जो कर्मचारी संगठन के नेता है वो आंदोलन करते रहे, वो फैक्ट्री गेट पे हाय के नारे लगाते रहे, लेकिन धीरे धीरे वो नेता जो है उनका फैक्ट्री से वो हट गए, अब उनका नाता उस फैक्ट्री से नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी आंदोलन भी कमज़ोर पड़ा। फैक्ट्री के अंदर जो एक ताकत थी कर्मचारियों की, जो कर्मचारियों के हकों के लिए लड़ते थे, वो ताकत भी कमज़ोर पड़ी है। और आपने भी देखा होगा इंटक और BMS जैसे संगठन जो किसी ज़माने में हर आए दिन नारेबाजी करते हुए लड़ते दिखते थे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते दिखते थे, अब वो संगठन भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं। जैसे जैसे हमारे देश के अंदर यदि ओवरऑल बात करें तो प्राइवेट कंपनीज़ का जो दबदबा बढ़ा है, जो प्राइवेट प्लेयर्स का जो ताकतवर हो गई है, जो निजी कंपनियां, तो उनके सामने अब सरकारी उपक्रमों के जो कर्मचारी अधिकारी की जो यूनियंस थी वो बोनी साबित होती जा रही। तो जाहिर सी बात है कि यदि इसको धीरे धीरे प्राइवेट की तरफ अगर सरकार धकेलती है तो ये जो उपक्रम है, जो गाज़ीपुर है, नीमच है, इनका कोई भविष्य ज़्यादा उज्जवल दिखाई नहीं देता। और ये भी दिखाई देता है कि सरकार की स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर्ड होते जाए, उनको घर भेजा जाता जाए, नए लोगों की भर्ती ना की जाए, और एक दिन जब सब ख़त्म हो जाए तो फैक्ट्री बंद कर दी जाए। तो बड़ी कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है। यही जब अफीम पट्टों के पहले जो केंद्र सरकार जब अपने जनप्रतिनिधियों से राय मशवरा कर रही थी, तब यहाँ के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा था कि एक नई फैक्ट्री जो है का लगाया जाना चाहिए, जहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और अफीम से प्रोसेसिंग भी होगी, उसके बाय प्रोडक्ट बनाए जाने चाहिए। एक ख़बर अभी सोशल मीडिया पे चल रही थी कि CPS पद्धति से जो है में जो कैप्सूल है उससे बाय प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री मलारगढ़ में डल रही है, और ये ख़बर कहाँ से आई, कैसे आई, इसका सोर्स आज तक पता नहीं चला है। और इतना बड़ा अगर संस्थान मलारगढ़ में आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ख़बरें जो सरकार की तरफ से आ रही है वो है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री करा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो मलारगढ़ में वो कारखाना आने की बात थी वो बेमानी लगती है फ़िलहाल। तो कभी कोई प्राइवेट कंपनी वहाँ आके और इसकी प्रोसेसिंग शुरू कर दे तो बात अलग है। तो अब ये बड़ी बात है कि अब इस जो कैप्सूल है जो अफीम से भरा हुआ है उसको प्रिजर्व सरकार कैसे रखेगी, उसको किस तरह से प्राइवेट कंपनीज़ को देगी, प्राइवेट कंपनीज़ ड्रग्स निकाल के कैसे सरकार को देगी, वो पूरा एक सिस्टम अभी तय होना है। अभी बहुत सारी इसके अंदर अधर झूल है, और ये जो अफीम की खेती है उस पर एक संकट के बादल साफ तौर पे मंडराते दिखते हैं। उसके लिए कारण कुछ भी दिए जाए, लेकिन लगता ये है कि सरकार धीरे धीरे एक बड़े मुनाफे के धंधे को प्राइवेट कंपनीज़ को दे सकती है। ये एक बड़ा फ़ायदे का धंधा है जिसका फ़ायदा किसानों को मिलना था, जिसका फ़ायदा पोस्ते के रूप में या उसके अन्य प्रोडक्ट्स के रूप में या अफीम का जो दाम बढ़ा हुआ मिलना था, वो अब मुझे लगता है कि इसमें कुछ बड़ा बदलाव होने के संकेत दिखाई दे रहे। केंद्र सरकार बड़ा
चेंज इस अफीम की खेती में ला सकती है। तो जो एक परंपरागत जो एक जिसको धरोहर श्यामलाल जोगचंद कहते हैं, कई नेता कांग्रेस के बीजेपी के जो कहते हैं कि अफीम जो है हमारे मालवा मेवाड़ की शान है, यहाँ ये हमारी पहचान है, ये अफीम का खेती हम करते हैं। जैसे आज कश्मीर या दूसरे स्टेट अलग अलग जगह कहीं अंगूर की पहचान है, कहीं पे सेवफल की पहचान है, इस तरह से। तो अब मुझे लगता है कि आने वाला समय खेती अफीम की खेती को लेकर एक बड़ा संकट का कारण बनता दिखाई दे रहा है। वैसे संकट किसानों पे हर तरह का है, फसल बीमा का है और प्याज के लहसुन के दामों का है, कहीं भूसे के ढेर पे किसान की आत्महत्या कर लेता है, इस तरह की खबरें आती हैं। कहीं लहसुन के ढेर पे किसान बैठ के आग लगा देता है लहसुन को। जब प्याज किसान के पास होता है तो वो मवेशी खाते हैं, 50 पैसे किलो बिकता है मंडियों में, लेकिन वही प्याज जब व्यापारी के कोल्ड स्टोरेज में जाता है तो 150 रुपये किलो बिकता है, खून के आंसू रुलाता है। तो आखिर ये मुनाफाखोरी का एक सिस्टम है। वो खेती अफीम की हो या प्याज की हो, वो सिस्टम सारी खेती पे लगा हुआ है। आप ये देखिए, एक किसान 50 साल से प्याज की खेती करता है, वो गरीब रहता है, वो कर्ज में डूबा रहता है। लेकिन एक व्यापारी जो प्याज के व्यवसाय में आता है वो चंद साल पैसे वाला हो जाता है। उपभोक्ता की जेब से 150 रुपये किलो निकलता है, किसान की जेब में 50 पैसे किलो के पैसे जाते हैं। तो 149 रुपये 50 पैसे कोई तीसरा आदमी ले जाता है जो ना तो प्याज उपजाता है ना प्याज खाता है। तो आखिर ओवरऑल अफीम हो या गेहूँ हो या प्याज हो या लहसुन हो या अजवाइन हो या कलौंजी हो या और कोई इसबगोल हो, आप देखिए जो लोग जड़ी बूटी का कारोबार कर रहे हैं, जो इसबगोल का कारोबार कर रहे हैं, अजवाइन का कारोबार कर रहे हैं, वो मिलेनियर हो गए, करोड़ों में हो गए। लेकिन जो किसान अजवाइन की खेती कर रहा है, इसबगोल की खेती कर रहा है, लहसुन की खेती कर रहा है, वो दिन पे दिन गरीब हो रहा है। और दूसरा ये है कि उसको अन्नदाता कहा जाता है, कि ये कहा जाता है, उसका अच्छे नामों से पुकारा जाता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उस मुनाफाखोरी के सिस्टम में जो हाथ लगे हैं वो किसानों को उभरने नहीं दे रहे हैं। और किसान इस शोषण के खिलाफ कभी इकट्ठा नहीं हो पाता है। किसान गुटों में बटा हुआ है, किसान जातियों में बटा हुआ है, किसान राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ है। तो उसी का परिणाम है कि आप किसी भी प्रकार के आंदोलन को देखिए, चाहे प्याज के किसानों का हो, चाहे लहसुन का हो, चाहे अफीम के किसानों का हो, गिनती के किसान आते हैं, वो किसान प्रतिनिधि होते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, चिल्लाते हैं, चले जाते हैं। उनकी आवाज़ सरकार के नक्कार खाने में तूती होती है। सरकार जानती है कि ये एक दिन आएंगे, चिल्लाएंगे और चले जाएंगे। करती वही है जो उसको करना होता है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल बात की जाए तो ये सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इसमें किसान उभर नहीं पा रहा है। और जो तमाम लोग वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं, वॉइस ऑफ एमपी लगातार किसानों के हर मुद्दे पे बात करता है। यदि आपके पास किसी भी किसान की, प्याज के, गेहूं के, लहसुन के, किसी भी किसान की कोई समस्या है, कोई मुद्दा है, तो आप हमें भेजें, हम उस पर रिपोर्ट दिखाएंगे, सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारी खबरें और वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो तमाम लोग भी वॉइस ऑफ एमपी परिवार का हिस्सा हो सके। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से कहें कि वो भी वॉइस ऑफ एमपी को सब्सक्राइब करें और उसके दर्शक बने। एक और ख़ास बात कि आपको हमारी खबर, हमारे मुद्दे कैसे लगते हैं, ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यूट्यूब पे आप अपने प्रतिक्रिया हमें भेजें, फेसबुक पे आप हमारी प्रतिक्रिया भेजें। तो जो नवीन मुद्दे की बात हम कर रहे थे कि एक नया समस्या जो है पोस्ता आयात को लेकर खड़ी हो गई है, दूसरी प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को लेकर खड़ी हो गई है। तो कहीं ना कहीं अफीम की इस खेती पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। अब वो कितने घने होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा और किसान संगठनों की ताकत बताएगी कि वो आखिर इस बादल को छांटने के लिए क्या कर सकते हैं।
क्या कहना है आपका? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। बड़ी बात कही है कि सही कहा मुस्तफा जी आपने, जिस तरीके से लगातार हम भी इस बात को उठाते आ रहे थे किस तरीके से सरकार के बाद क्या मशीनरी है, किस तरह की व्यवस्थाएं, सीपीएस पद्धति को लेकर किसान विरोध कर रहे थे, जिस तरह की बात आपने कही है सही बात है। कहीं ना कहीं ये जो है पूरी अफीम नीति पर और अफीम किसानों पर जो संकट के बादल कहीं ना कहीं दिखते हैं। तो जिस तरीके से जानकारी आपको बताया हमारे वरिष्ठ